एक और लग्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक नहीं कहूंगा मैं, 3 लग्न की बात करूंगा यहां पर। 3 और लग्न है जो और बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक लग्न है जिसको हम पाका लग्न बोलते हैं। पाका लग्न, PAKA लग्न, पाका लग्न। ठीक है। जितने भी लोगों को टेंशन हो रही है ना, मेरा ये दशा चल रही है, वो दशा चल रही है, जुड़े रहिएगा। मैं बीच बीच में सेशंस लेते रहूंगा ताकि आपकी ये दशा भी आप बैलेंस करो। चिंता मत कीजिए। ठीक है। कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जैसे 3 इडियट्स में था ना, कमजोर स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो एक लग्न जो है वो पाका लग्न है। पाका लग्न का मतलब क्या होता है? एक है लग्न, एक है लग्न लॉर्ड। समझिएगा बात को, दोनों अलग अलग चीजें। एक है लग्न, एक है लग्न लॉर्ड। मतलब एक हो गया घर और एक हो गया घर का स्वामी। किसी भी घर को आप क्या कहते हैं? घर को आप बोलते हैं जड़। जड़, जड़ मतलब वो एक रूटेड पार्ट, किसी भी जगह का रूटेड पार्ट। और उस घर का जो स्वामी है उसको आप क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे आप जीव। उसको आप बोलेंगे जीव। इसलिए घर को क्या कहा जाता है? घर को कहा जाता है जड़ आत्मा। घर के स्वामी को क्या कहा जाता है? जीव आत्मा। सिंपल। आज के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट जो आप लोगों की क्लास होगी उसके अंदर मैं गारंटी देता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उनको विद इन अ सेकेंड समझ में आ जाएगा कि मुझे इस दशा में कौन सा एक्शन लें। विद इन अ सेकेंड, उससे ज्यादा का समय नहीं है। लेकिन मैं क्या बोला था अभी? एक बात कही थी ना, क्या? कि प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। किसी भी चीज पर काम करने से पहले उसका बेस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बेस नहीं बना तो क्या होगा? आगे चल नहीं पाओगे, है ना। आपने फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करनी है, रनवे है नहीं, रनवे किसी ने खोद दिया है, किसी ने उस पर ब्रेकर बना दिया है, क्या होगा? नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो हम रनवे तैयार कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में टेक ऑफ करेंगे। तो किस तरीके से लग्न क्या है? लग्न आपके बारे में बता रहा है। लग्न क्या है? लग्न जड़ है, जड़। आप एज अ जीव कौन कौन सी चीजों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करोगे, आपके लग्न की पोजीशन बताए। आपके लग्न की पोजीशन आप बताएगी कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के मान लीजिए लग्न को शनि दृष्ट कर रहा है। ठीक है, शनि लग्न पर दृष्टि कहां कहां से डालेगा? जाहिर सी बात है 4th हाउस में बैठेगा तो डाल देगा। तो 4th हाउस से उसने दृष्टि डाली, कौन से घर को? लग्न को। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर रहेगा जीवन भर। किसका? रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहां की होंगी? वो घर और फैमिली से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्या है जानते हैं? ये जड़ आत्मा है। यहां आपकी चॉइस नहीं चलने वाली। आपको ये फेस करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस इट। किसी के 4थे घर में शनि है, आप उसके पास जाओ, आप उसको बोलो, यार घर वालों ने बहुत परेशान किया, बहुत रुलाया होगा, बहुत रोए होंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, बहुत भार उठाना पड़ेगा आप। और दूसरा क्या है? क्योंकि 4th भाव है, मन का भी भाव है, सैटर्न बैठ गया, तो मन के अंदर, मन के ऊपर भी प्रेशर किसका आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आ गया। तो उधर मन भी प्रेशराइज्ड हो गया और ऊपर लगन पर भी आ गया। और जब घर पर कोई चीज रिलेशन बनाती है ना,
घर से कोई चीज रिलेशन बनाती है, यानी कि जड़ से जो चीज रिलेशन बनाएगी वहां आपकी चलने वाली नहीं। तो यदि कोई पूछे ना, यार ये सैटर्न 4th हाउस ने बड़ा परेशान किया हुआ है यार, कोई रेमेडी दे दो यार जो ये मेरे को परेशान ना करे, मैं बहुत प्रेशर में हूं। जानते हैं इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी जानते हैं क्या है? इसकी रेमेडी बड़ी सिंपल है। यू हैव टू फेस दैट प्रेशर। आपको वो प्रेशर फेस करना पड़ेगा। रेडी हो जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए। कई बार जीवन में क्या होता है, एक्सेप्टेंस जो है ना वो सबसे बड़ी रेमेडी बन जाती है। सरेंडर कर दीजिए और मान लीजिए कि आपको जीवन में पिलना है। ये मैं सैटर्न 4th हाउस वाले के लिए बोलता हूं, जो लेकर बैठे हैं वो भली भांति मेरे जो जज्बात हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं उसको समझ रहे होंगे। आपको पिलना है और आप पिलोगे, ठीक है? तो बेटर है उसको एक्सेप्ट कर लो, आगे काम करो। ये हो गया सैटर्न का। अब सैटर्न नहीं है, मंगल है। मंगल 10th हाउस में है। मंगल 10th हाउस में बैठकर किसको दे रहा है? 4th एस्पेक्ट, लग्न को दे रहा है। अगेन दृष्टि कहां आ रही है? लग्न पे आ रही है। मंगल किस चीज का प्लैनेट है? मंगल प्लैनेट है एक्शन का। अरे भैया अपनी अपनी प्लेसमेंट्स मत बताइए, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए। एक बार जब ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। आप बीच में डिसरप्ट करोगे, मेरा माइंड इधर उधर हो जाएगा, आप लोगों का बहुत कुछ मिस हो जाएगा। मेरे दिमाग में कुछ दे दूं, आप लोगों को कुछ बता दूं। अब आप लोग लेना ही नहीं चाह रहे हैं, आपकी ही इच्छा कुछ और कहीं जा रही है, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मंगल जैसा प्लैनेट 10th हाउस में बैठा है, लग्न को दृष्ट कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप कौन सी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। करियर से जुड़ी हुई चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। करियर में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं पिक्चर में? कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, एक्शंस आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है। ये व्यक्ति अपने काम को लेकर बहुत प्रोएक्टिव होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा। पहला पॉइंट। इस व्यक्ति के अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ये व्यक्ति जो है ये थोड़ा सा, इसका जो स्वभाव है, इसका जो व्यक्तित्व है, यानी कि 1st हाउस, उसमें कहीं ना कहीं एक एंगर की या एक गुस्से की भावना जागृत हो जाए। ये गुस्से में आ जाएगा। और किन चीजों को लेकर गुस्से में आएगा? 10th हाउस की चीजों को लेकर गुस्से में आएगा। अरे यार ये काम क्यों नहीं हुआ? अरे यार ये काम क्यों ठीक से नहीं हुआ? समझ रहे हैं? इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? इनको एक्सेप्ट करके, इनको चैनलाइज कर सकते हैं। चैनलाइज किस तरीके से? हम इस व्यक्ति को कहेंगे कि आप अपने काम के प्रति प्रोएक्टिव रहिए, वो आपके लिए अच्छा है। आप जितना एक्टिव रहेंगे, आपका वो जो कॉन्फ्लिक्ट में आपको लाने वाली जो एनर्जी है, जो आपके अंदर एंगर क्रिएट करने वाली जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं पिक्चर में नहीं आएगी। तो आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है। एक्शन ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है? मंगल 10th हाउस की आप पहचान कैसे करोगे कि ये व्यक्ति का मार्स जो है वो 10th हाउस में अच्छा काम कर रहा है? इससे पहले मैंने आपको कौन सा प्लेनेट बताया था? सैटर्न इन 4th हाउस। मैं इन दोनों प्लेनेट की आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों सामने रख देता। सैटर्न 4th हाउस वाला नेगेटिव कब होगा? जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागेगा, वो बोलेगा मुझे घर वर से कोई मतलब नहीं है, जो कर रहा है करने दो, बहुत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सैटर्न उसको लपेट देगा, क्योंकि सैटर्न नहीं चाहता कि ये इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे। वो बोलता है नहीं भाई, तू ये बोझ लेकर आया है, तुझे ये बोझ जो है उठाना पड़ेगा। घर परिवार के लिए सैटर्न 4th हाउस वाला एक कुली से बढ़कर कुछ नहीं है। जानते हैं आप लोग? सैटर्न 4th हाउस वाला
घर परिवार के लिए कुली से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको कुली बनकर रहना पड़ेगा। जिस दिन आपने कुलीगिरी छोड़ के चोर करने का सोचा ना, तो ये सैटर्न और कहीं ना कहीं आपको ले आएगा। मार्स 10th हाउस में क्या कह रहा है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है, तो वो जरूरी है। और एक्शन ओरिएंटेड नहीं हुए तो या तो किसी दूसरे ने आपका कॉलर पकड़ लेना है, या आपने किसी का कॉलर पकड़ लेना है। जाहिर सी बात है। या तो कोई आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर देगा, या आप किसी कॉन्स्पिरेसी में लग जाओगे। यही होगा मार्च 10th के लिए। इसलिए क्या करना है, जैसे ही काम मिला, जैसे ही कोई चीज करने को मिली, उसके लिए एक्शन ओरिएंटेड हो गए, उसके लिए प्रोएक्टिव एक्शन ले लिया। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पर। हमने कौन सा लग्न जो है वो स्टडी करना है? हमने लग्न स्टडी करना है, पाका लग्न। पाका लग्न का मतलब क्या होता है? अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? हम जड़ की बात कर रहे थे। अब हम जीव की बात करेंगे। यदि लग्न जो है वो जड़ है, तो लग्न लॉर्ड क्या है? वो जीवात्मा है। तो जहां आपका लग्न लॉर्ड बैठा है, आपकी लग्न कुंडली में जहां कहीं भी आपका लग्न लॉर्ड बैठा है, वो पर्टिकुलर साइन आपकी कुंडली का पाका लग्न। और पाका लग्न जानते हैं क्या करता है? पाका लग्न आपको वो चीजें नहीं बता रहा है जो आप एक्सपीरियंस करोगे। पाका लग्न वो चीजें बता रहा है जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। समझिएगा, इस लाइन को समझ के देखिएगा। एक चीज है जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, छोड़ दीजिए, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और एक चीज है जिसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। अलग है ना दोनों चीज। एक वो है जिसको आप चाहो या ना चाहो आपके पास आ रही है, और एक वो है जिसको आप चाहते हो, हाँ यार ये हो जाए, ये मेरे को मिल जाए, या कुछ भी। पाका लग्न वही। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली देखनी है। ये लग्न कुंडली कौन सी है आप सब लोगों को पता है? कन्या लगन की कुंडली है। और कन्या लगन की कुंडली में लग्न लॉर्ड कौन है? लग्न लॉर्ड कौन है? मरकरी है। मरकरी कौन से साइन में बैठा हुआ है? कैप्रिकॉन में। आप सब लोगों के पास यदि अपने अपने चार्ट्स पड़े हैं, अपनी अपनी कुंडलियां रखी हैं, तो आपका लग्न लॉर्ड जिस राशि में गया है उस राशि को लगन बना लीजिए। ये आपका पाका लग्न हो गया। इसको पाका लग्न बोलते हैं। ये एक्सपीरियंस होने वाली चीजें नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इस पाका लग्न के अंदर ये जो लग्न बना, ये जो असेंडेंट बना, इस लग्न के अंदर लग्न लॉर्ड कौन से घर में चला गया? चेक कीजिए। लग्न लॉर्ड कौन से घर में चला गया? 10th हाउस में चला गया। इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? इसका अर्थ बड़ा सरल सा है। मैंने क्या कहा? ये कुंडली वो कुंडली नहीं है
जिन चीजों को आप एक्सपीरियंस करोगे, ये वो कुंडली है जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो लग्न लॉर्ड जब 10th हाउस में चला गया तो ये व्यक्ति एक जीव आत्मा के रूप में किन चीजों का अनुभव करना चाहता है अपने जीवन में? जानते हैं किन चीजों का? ये अपने जीवन में बहुत बड़ा स्टेटस प्राप्त करना चाहता है। ये इसकी अंदर की इच्छा है, ये इसकी इंटरनल सोच है। ये अंदरूनी रूप से चाहता है कि यार मेरे को फेम मिले, मेरे को स्टेटस मिले, मैं अपने करियर के अंदर ना कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करूं। ये इस व्यक्ति का एक्सपीरियंस है जिसको ये करना चाहता है। ये वो नहीं है जो होगा, ये वो है जो चाहता है कि हो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। दो अलग अलग चीजें हो गई। एक वो है जो लाइफ में हो रही हैं, एक तो उनको शेप करना है, और एक वो है जो हमारी अपनी चॉइस है। आपको अपनी भी अगर डीप डिजायर पढ़नी है ना, तो अपने पाका लग्न को लग्न बनाकर देखिएगा आपका लग्न लॉर्ड कौन से घर में गया, और फिर देखिएगा कि आप उस भाव की चीजों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते, आप चाहते हो कि वो चीज आपको मिले कहीं ना कहीं। समझ में आ रही है बात? आप लोगों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना अभी ठीक नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे 4 या 5 और लग्न आपको बता दूं और उन लग्न का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बता, लेकिन अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वहीं तक रखूं। तो इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज है जिसको मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है भाई, ये कहीं लिखी नहीं है, और मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग यहां बैठे, वो सब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं काल पुरुष कुंडली का कोई ना कोई अंश है। मानते हैं या नहीं? जब भी हम अपनी कुंडली को स्टडी करते हैं तो हम कई बार इस बात को रिपीट करते हैं ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, काल पुरुष कुंडली के अनुसार, काल पुरुष कुंडली में सैटर्न यहां पर, काल पुरुष कुंडली में मरकरी जो है वो इसको रूल करता है या उसका रूल करता है, वो सब चीजें देखी ना। आज आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूं काल पुरुष कुंडली की। आप में से बहुत से लोगों ने लाल किताब पढ़ी होगी, कितने लोगों ने पढ़ी है पहले बताइए? थोड़ा बहुत भी अगर स्टडी किया। जो लोग यहाँ पंजाब से बैठे हैं वो तो मना कर ही नहीं सकते कि भाई हमने नहीं पढ़ी। उनका तो वो कहते हैं ना, मतलब फंडामेंटल राइट है लाल किताब पढ़ना। जितने भी पंजाब से जो लोग बैठे हुए हैं उनका हक है कि वो लाल किताब पढ़ें, राइट? पंजाब से। चलिए, कोई नहीं। अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो एक बात तो सबको पता हो कि लाल किताब जो है वो काल पुरुष कुंडली पर आधारित है। मतलब आप किसी भी लग्न के व्यक्ति हो, किसी भी लग्न के, चाहे जैसे मैं सिंह लगन का व्यक्ति हूं, आप मकर लगन के हो सकते हैं, वृषभ के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप सब कौन से लग्न के व्यक्ति बन जाएंगे जानते हैं? आप सब लोग लाल किताब के अनुसार मेष लग्न के व्यक्ति बन जाएंगे। आप सब लोगों का जो लग्न है ना वो मेष कहलाएगा। इसलिए जब हम लाल किताब कुंडली का निर्माण करते हैं तो हम 1 2 3 4 हम राशियों को नहीं गिनते, हम सीधे खाने पे पहुंच जाते हैं, भाई ये खाना है। क्यों? क्योंकि खाना इन द सेंस कि अगर हम खाने को नंबरिंग भी देंगे तो वो भी 1 2 3 4 करके ऐसे 12 में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यही एरीज लग्न कुंडली ऐसे ही बनती है। ये लाल किताब कुंडली है। लेकिन हम जिस कुंडली की बात कर रहे हैं ना, हम जिस काल पुरुष कुंडली के अंश की बात कर रहे हैं, जो अंश हम सब लोगों में मौजूद है, और जिसको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, पर्सनली ऑब्जर्व किया है, वो ये कि
कि हमारे अंदर जो काल पुरुष कुंडली का अंश मौजूद है और जो हमारी लाइफ में निरंतर रूप से वो काम करता है, निरंतर रूप से, उसका पता कैसे करें। और एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ये भी है कि यदि आप किसी भी कुंडली को स्टडी करें, 8th हाउस, ये क्या क्या लिखा है, 8th हाउस, सबकॉन्शियस 8th हाउस। अरे भाई, सबकॉन्शियस और 8th हाउस कहां से आ गया? बात कहां चल रही होती है, आप कहां ले जाते हैं। तो वो जो काल पुरुष की कुंडली में जो एक सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व करते हैं। और खासकर वो लोग, स्पेशली वो लोग जिनको अपना समय नहीं पता कि मैं किस समय में पैदा हुआ, क्या मेरा समय है, मुझे अपने लग्न का आइडिया नहीं है, वो इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। उनके लिए एक रिसर्च का विषय भी हो सकता है। इसकी कुछ फाइंडिंग्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा आगे, फिर इस पर आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस करनी। आप सब लोगों का लग्न है मेष से लेकर मीन तक। तो काल पुरुष कुंडली को हम कौन से लग्न से देखते हैं? मेष लग्न से देखते हैं। तो अपनी अपनी कुंडली में मेष राशि किस भाव में है, उस भाव पर हाथ रख लीजिए, जिस भी भाव में, जहां कहीं भी आपकी कुंडली में मेष राशि है ना, उस राशि को फोकस करिए, एक बार देखिए वो कौन से घर में आ रहे। आपकी मेष राशि जिस घर में आ रही है ना, उस घर को लग्न बना लीजिए, बनाइए। आपकी मेष राशि जिस भी घर में आ रही है, उस घर के अकॉर्डिंग उसको लग्न बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कर्क लगन का व्यक्ति, तो कर्क लगन के व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि कौन से घर में आएगी? 10th हाउस में आएगी। क्या करिए, 10th हाउस को लगन में ले जाइए। ले गए? ये क्या बन गया? ये वो कुंडली बन गई जो आपकी कुंडली में मौजूद आपके अंदर के काल पुरुष के अंश को दर्शा रही। और आप किसी भी चीज की मौजूदगी से मना कर सकते हैं, काल पुरुष की मौजूदगी से मना नहीं कर सकते। ये खुद पराशर जी ने मेंशन किया है ना वहां पर कि काल पुरुष की जो कुंडली है वो मेष लगन से। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने इसको लगन बना लिया, अपने मेष को लगन बना लिया। अब आप किसी भी चीज पर फोकस करके देखिए, किस पर फोकस कर रहा है आपने। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपने करियर पे फोकस करना, फॉर एग्जाम्पल आपने करियर पर फोकस करना है। करियर, फाइनेंस, कुछ भी ले लीजिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने करियर बोल दिया तो मैं फाइनेंस को नहीं वो कह रहा, वो आपकी इच्छा है। बट जाहिर सी बात है, फाइनेंस कोई ऐसे कोई वो नहीं लगा होगा ना, कोई घोंसले में नहीं होगा ना फाइनेंस की, गए और उसमें से उठा लिया। कुछ तो करना पड़ेगा ना फाइनेंस के लिए भी, पहले कर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले कर्म पे ध्यान देते हैं। 10th हाउस, तो 10th हाउस जो है वो इस कुंडली के अंदर, वहां सब किसी के कौन सी राशि आ गई? जाहिर सी बात है, सब लोग अब इस टाइम पर क्या बन चुके हैं? मेष लग्न बन चुके हैं, क्योंकि कालपुरुष का स्टडी कर रहे हैं। 10th हाउस में कौन सी राशि आ गई? कैप्रिकॉर्न राशि आ गई। चेक कीजिए कौन सा प्लेनेट वहां बैठा है।
चेक कीजिए। कौन सा प्लेनेट है वहां? वहां सूर्य है कि कौन सा है? जुपिटर है। जुपिटर है मतलब क्या? चलो कोई नहीं है, जिनके कुछ नहीं है उस पर भी आएंगे, लेकिन जिनके कुछ है पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता, ठीक है? तो कोई बात नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, हमारे पास तो उसके लिए भी बहुत कुछ है ना? तो पहले जिसके पास है उसकी बात करते हैं। जुपिटर जिनके पास भी है, जितने भी लोग जुपिटर यहां पर लेके बैठे, मन करता है ना अंदर से बहुत गाइडेंस दें, काउंसलिंग करें, कुछ कुछ ज्यादा काम ना करना पड़े, बस बैठ कर ना सलाह दें लोगों को और बताएं उनको कि यार देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। होता है कि नहीं? मन करता है ना गाइड करें। जैसे ये व्यक्ति सामने पढ़ा रहा है, इस तरीके से हमें भी पढ़ाने का कुछ मौका मिले, हम भी पढ़ाएं। क्यों? जुपिटर बैठा हुआ है। तो काल पुरुष का वो जो अंश है ना, आपके अंदर वो जो अंश मौजूद है, वो अंश आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है यार जुपिटर के काम करते हैं ना, जुपिटर के काम करते हैं, बृहस्पति के काम करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। कमाल की बात देखिए, जब आप बृहस्पति के काम करेंगे तो आपको एक संपूर्णता का एहसास होगा। संपूर्णता समझते हैं? अंग्रेजी में इसको कुछ ऐसा बोलते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बना पा रहा हूं उसकी, सेंस ऑफ कंप्लीशन, ऐसा ही कुछ कहेंगे। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कह लीजिए, कंप्लीशन कह लीजिए। जिन लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है वो लिख दीजिएगा नीचे बाकी लोगों के लिए। तो सेंस ऑफ कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, या जो भी हम कहें। और यदि केतु है वहां पर, क्योंकि बृहस्पति वालों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजिकल सलाह ही दे, वो किसी और तरह की गाइडेंस भी दे सकते हैं, वो पढ़ा भी सकते हैं, कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं। और जितने भी लोग केतु जैसा प्लेनेट लेकर बैठे हुए हैं, केतु, वो केतु जितने भी लोग लेकर बैठे हैं, उनका किसी भी काम के अंदर मन नहीं लगेगा अनटिल एंड अनलेस वो काम केतु से जुड़ा हुआ ना हो। आपका किसी भी चीज में मन नहीं करेगा, आपका मन है यार सब काम बेकार है, एक बस यही अच्छा है, इसी में ये ग्रह नक्षत्रों में ही घूमते रहो, थोड़ा तंत्र मंत्र यही सब करते रहो। हाँ, इसमें बड़ी तृप्ति मिलती है जब ये करते हैं, ऐसा लगता है और कोई काम ना बना नहीं है अपने लिए, यही ठीक है। जब करेंगे तब फील होगा, ऐसे नहीं अरे नहीं नहीं हमें तो कभी फील ही नहीं हुआ। अरे करोगे भैया तभी फील करोगे ना, जब एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात? मून क्या है? मून चेंजेबल है, मून चलायमान है, मून के अंदर एक फिकलनेस है, इसलिए टिकने नहीं दे रहा है। बहुत चेंजेस आ रहे हैं दिमाग में, कभी ये कर लेते हैं यार, नहीं 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 ये कर लेते हैं, अरे ये बेकार है, मुझे लग रहा है ये काम ज्यादा अच्छा रहेगा। और यदि राहु है तो जाहिर सी बात है, राहु क्या है? छाया है। राहु क्या है? छाया, शेडो। शेडो का काम करें, बहुत अच्छा है। सैटर्न है, सैटर्न किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर समझते हैं ना, स्ट्रक्चर। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आर्किटेक्चर को, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर को, कंस्ट्रक्शन को। और मार्स और सैटर्न ये दोनों ही ऐसे प्लैनेट हैं जो भूमि के काम के अंदर आपको बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट देंगे। तो मार्स कैप्रिकॉन में है,
या सैटर्न कैप्रिकॉन में है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स यू कैन डू वेरी वेल इन वास्तु। आप वास्तु के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि चाहे एक स्ट्रक्चर को, जब एक स्ट्रक्चर को बनाने की बात होती है, स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात है, वहां सैटर्न है। और जहां भूमि की ऊर्जा की बात है, भूमि की एनर्जी की बात है, वहां कौन है? वहां मंगल है। और जहां मरकरी इन्वॉल्व है, जहां मरकरी की इन्वॉल्वमेंट है, वहां नेटवर्किंग इन्वॉल्व है, वहां स्किल्स की इन्वॉल्वमेंट है, वहां आपकी इंटेलेक्ट की इन्वॉल्वमेंट है, वहां किस चीज की इन्वॉल्वमेंट है? एजुकेशन की भी इन्वॉल्वमेंट है। मरकरी किस चीज का कारक है? एजुकेशन का कारक है। मरकरी जब कैप्रिकॉन साइन में बैठेगा, यानी कि आपकी काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग वो यदि 10th हाउस में बैठेगा, तो जानते हैं वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है? वो पॉइंट आउट ये कर रहा है कि आपने जो एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही किया हुआ कर्म आपके लिए बेटर है। कई लोग जानते हैं क्या करते हैं? कई लोगों को लाइफ में सक्सेस जो है ना, उन वो जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई से अलग किसी काम से मिलती है। और कई लोगों को जो सक्सेस है ना, वो उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है जिसके अंदर उन्होंने स्टडीज की होती है। जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, उसमें मरकरी 10th साइन में था, 10th साइन के अंदर, कैप्रिकॉन साइन में। तो ये जो अंश मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग मरकरी कहां आ गया? 10th साइन में आ गया। मतलब क्या है कि यदि इस व्यक्ति ने अकाउंटेंसी पढ़ी है, अकाउंटेंसी किसका विषय है? मरकरी का विषय है, तो ये व्यक्ति एज अ चार्टेड अकाउंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करे। और कितने लोगों के 10th हाउस में या मकर राशि में सूर्य मौजूद है, सन? क्योंकि सन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बहुत अच्छी पोजीशन है, जानते हैं आप लोग? ये बहुत अच्छी पोजीशन है। क्यों है? ये इसलिए अच्छी नहीं है कि गवर्नमेंट का काम दिलवाएगी, ये इसलिए अच्छी है क्योंकि आप जिस भी काम में रहेंगे उसके अंदर आप शाइन करेंगे, ये आपको शाइन कराएगी। कौन है कारक फेम का? कौन है जो चमकता है? कौन है जो बाकियों को रोशनी देता है? बाकी किसी की अपनी लाइट नहीं है ना, सिर्फ एक ही प्लैनेट है ना जिसके पास अपनी लाइट है, और जो बाकी भी सबको प्रकाशित कर रहा है, सूर्य है ना। तो 10th साइन में बैठकर, यानी कि काल पुरुष कुंडली के 10th भाव में जो साइन बैठता है, उसके अंदर बैठकर वो क्या इंडिकेशन दे रहा है? आप शाइन करोगे। समझ रहे हैं? अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जिनका 10th हाउस एम्प्टी है उनका क्या होगा? उनका भी कुछ होना चाहिए। तो उनके केस में क्या काम करेगा? उनके केस में एस्पेक्ट काम करेगा, उनके केस में दृष्टि काम करेगी। और अभी मैं एक और फंडामेंटल आपको बता देता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत से लोग यहां पर बैठे होंगे, आप में से बहुत से लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जिनका 10th साइन खाली होगा, लेकिन जिनके एक्वेरियस साइन में कोई ना कोई प्लैनेट बैठा होगा। बैठा है कि नहीं? है आप में से ऐसे जिनके कैप्रिकॉन साइन में कोई प्लैनेट नहीं है, एक्वेरियस में प्लैनेट है? ठीक है, तो ये जो एक्वेरियस में प्लैनेट है ना, ये आपके 10th साइन से कनेक्ट हो गया। क्यों? हमारा सूत्र क्या कहता है? हमारा सूत्र ये कहता है, जिस ग्रह की 2 राशियां होंगी,
उस ग्रह की एक राशि में जब कोई भी ग्रह बैठेगा, कोई भी मतलब वो एक भी बैठ सकता है, दो भी बैठ सकते हैं, चार भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो जितने भी प्लैनेट बैठेंगे ना वो कनेक्ट हो जाएंगे किससे? उस ग्रह की दूसरी राशि से। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके कैप्रिकॉन में कोई प्लैनेट नहीं है और एक्वेरियस में प्लैनेट है, इसका मतलब क्या हुआ? वो एक्वेरियस वाले प्लैनेट कहां कनेक्ट हो गए? कैप्रिकॉन से कनेक्ट हो गए। यदि आप लोगों की कुंडली में सेजिटेरियस साइन में कोई प्लैनेट बैठा है, यदि आपके सेजिटेरियस साइन में कोई प्लैनेट बैठा है और पाइसिस खाली है, तो ये सेजिटेरियस में बैठे हुए प्लैनेट पाइसिस का पूरा पूरा रिजल्ट देंगे। और जो लोग आप में से ये पूछ रहे हैं कि क्या अंतरदशा में इसका रिजल्ट आएगा, नहीं, जीवन भर इसका रिजल्ट आएगा। जीवन भर इसका रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा बताता हूं। मान लीजिए कोई धनु लगन का व्यक्ति है, कोई धनु लगन का व्यक्ति है, और धनु लगन के व्यक्ति की कुंडली में, धनु लगन के व्यक्ति की कुंडली में यदि तीसरे घर में, तीसरा घर मतलब एक्वेरियस साइन में मरकरी बैठ गया, वीनस बैठ गया, सन बैठ गया, जुपिटर बैठ गया, तो इन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि ठीक है भाई, थर्ड हाउस में इतने सारे प्लेनेट बैठे हैं लेकिन सेकंड हाउस में ना कोई बैठा है ना कोई देख रहा है, ठीक है, तो ये व्यक्ति को टेंशन ये होगी, यार मेरे पास तो पैसा आएगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप इसका बैंक बैलेंस देखोगे ना इस व्यक्ति का, तो आप चौंक जाओगे, आप कहोगे यार इसका इतना बैंक बैलेंस इसको कहां से मिल रहा? हम जहां से बता रहे हैं वहां से मिल रहा। एक्वेरियस साइन में बैठे हुए ये चारों पांचों जो प्लेनेट है ना, ये उसके सेकंड हाउस से कनेक्ट कर आ गया इसके पास। इस कंसेप्ट पर किसी ने काम नहीं किया, मैं लिटरली बोलता हूं, ये प्योरली मेरा कंसेप्ट है। कल को कोई इस पर क्लेम करने लगे, नहीं भाई हमें पता था, हमें पता था, ये किसी बुक में नहीं है, कहीं पर नहीं है। मैं ठोक बजा के बोलता हूं भाई मेरा कंसेप्ट है ये। और इस कंसेप्ट को किसी के चार्ट में भी लगा दो, अपने चार्ट में अभी बैठे बैठे लगा दो कि आपके यदि कोई भी राशि में कोई पर्टिकुलर प्लेनेट बैठा है और उसी प्लेनेट की दूसरी राशि जो है वो खाली है, तो ये सब प्लेनेट उससे कनेक्ट हो रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं अभी के। इस कंसेप्ट को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। आप डिविजनल चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, आप चंद्र कुंडली में अप्लाई कर सकते हैं, आप लग्न कुंडली में कर सकते हैं, सूर्य कुंडली में कर सकते हैं, हर जगह। इसका एक एग्जांपल देता हूं कैसे। ये कुंडली चेक कीजिए। इस कुंडली में आपको मरकरी कहां दिखाई दे रहा है? इस कुंडली में मरकरी फिफ्थ हाउस में दिखाई दे रहा है। यदि कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कौन से भाव से करेगा? आप सब लोग जानते हैं इसका आंसर, सिक्स्थ हाउस से करेगा। मरकरी का पीरियड ऑपरेट कर रहा है इस चार्ट के अंदर, व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मरकरी कहां बैठा है? फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। आमतौर पर व्यक्ति क्या कहेगा, अरे यार फिफ्थ में बैठा है, टाइम पीरियड तो अच्छा है लेकिन कंपटीशन के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि फिफ्थ हाउस में। लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल देगा, मरकरी के ही पीरियड में निकाल देगा। अगर ये किसी कोर्ट केस में है तो मरकरी के पीरियड में ही इसको कोर्ट केस में जीत भी मिल जाएगी।
क्यों? क्योंकि ये मरकरी जो है ये किस साइन में बैठा है? कैप्रिकॉन साइन में बैठा है। दूसरी राशि कौन सी है? एक्वेरियस राशि। कौन से घर में है? 6th हाउस में है। तो किसके फल बहुत स्ट्रांगली आएंगे? 6th हाउस के फल बहुत स्ट्रांगली आएंगे। 5th के भी नहीं आएंगे इतने, 6th के आएंगे। यही आपकी कुंडलियों में होता है और यही होता रहेगा। यहां सब बदल जाता है इस पॉइंट पर आकर। मुझे बहुत सारे जो है वो कमेंट्स आए यूट्यूब पर, हमारे कोई प्लैनेट नहीं है, क्या होगा? 10th में कोई बैठा नहीं। अरे भाई, जो देख रहा है उसको देख लो, हमारे को तो कोई देख भी नहीं रहा। वो बेचारे वहां से भी उनको देश निकाला मिल गया, वो देख भी नहीं रहा उनको। अब उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, क्या? कि या तो वो अपने हाउस लॉर्ड को देख लें कि वो हाउस लॉर्ड कहां बैठा है। लेकिन हाउस लॉर्ड जहां बैठा है या जो देख रहा है, उनसे भी पहले वो प्लैनेट उस हाउस से कनेक्ट हो जाएगा। वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो उस हाउस में बैठी हुई राशि से जो दूसरी राशि है, वहां पर जो प्लैनेट बैठा, और आपको उसके रिजल्ट आ जाए। कैसे आएंगे? एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, इस एग्जाम्पल को समझना, फिर आज का सेशन अपना क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों से जब भी बात होगी तो आपने अपनी दशा के अकॉर्डिंग अपना प्रोएक्टिव एक्शन कैसे लेना है, मैं उसका सूत्र आपको बताऊंगा। ठीक है? अगर दोनों राशियां भी खाली हैं, फिर हाथ जोड़ के भगवान के सामने प्रार्थना करो। ठीक है? कब तक करो? जब तक मैं इसकी भी रिसर्च निकाल कर नहीं ले आता। तो मान लीजिए कोई वृश्चिक लगन का व्यक्ति है। कौन से लगन का है? वृश्चिक लगन का है। चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में मंगल बैठा है। वृश्चिक लगन का व्यक्ति है, मंगल 4th हाउस में बैठा है। कौन सी राशि हो गई? एक्वेरियस हो गई। एक्वेरियस राशि हो गई। और तीसरा घर खाली है। तीसरा घर खाली होने का मतलब क्या हुआ? कैप्रिकॉन राशि जो है वो खाली हो गई। ये मंगल 3rd हाउस के ज्यादा स्ट्रांगली फल देगा। मतलब क्या है कि जब मंगल का पीरियड ऑपरेट करेगा, या तो प्रॉपर्टी को बेच दोगे या घर को चेंज कर लो। समझ में आ गई बात? दिमाग में क्या चल रहा होगा? प्रॉपर्टी आएगी 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 आएगी, नहीं, आने से पहले जाएगी। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी कहां से बन गई? 3rd हाउस से बन गई। ठीक है? ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसको चार्ट रीडिंग में यूज कीजिएगा। आप वो कुछ बोल दोगे जो सामने वाले ने नहीं बोला, और उसको लग रहा होगा यार आज तक ये चीज नहीं बोली किसी ने। वृषभ लगन का व्यक्ति, वृषभ लगन का व्यक्ति 8वें घर में 5 प्लैनेट बैठे। वृषभ लगन का व्यक्ति है, 8वें घर में 5 प्लैनेट बैठे हैं। और वो क्या बोलता है सामने वाले से? वो सामने वाले से बोलता है, जिसके पास भी जाता है,
कि भाई मेरे को इस बात का जवाब दे दो कि मैं जिस भी चीज में हाथ डालता हूं मुझे नुकसान की बजाय फायदा क्यों होता है। वो पूछ रहा है, वो बेचारा परेशान है इस चीज को लेकर। मतलब कोई आदमी फायदा ना मिलने से परेशान है, ये भाई साहब फायदा मिलने से परेशान है। क्यों? क्योंकि ये उस फंडामेंटल को नहीं समझ पा रहे जहां आठवें घर में इतने सारे प्लेनेट बैठे। हालांकि हमारा कंसेप्ट ये भी कहता है कि आठवें घर में जब इतने प्लेनेट बैठे हैं और सेकंड हाउस यदि खाली है, मैं खाली की बात कर रहा हूं, भरे की बात नहीं कर रहा, यदि सेकंड हाउस खाली है तो ये व्यक्ति एक मिलियनर हो सकता है। ये मेरा कंसेप्ट है। 8th हाउस में काफी प्लेनेट है, सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा, ये बंदा मिलियनर हो सकता है। और सेकंड हाउस में बहुत सारे प्लेनेट बैठे हैं, आठवां घर खाली है, ये बंदा जो है ना ये पैसे को लेकर बहुत परेशान हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं ये कंसेप्ट, ये बड़ा अजीबोगरीब कंसेप्ट है, इस पर बात करेंगे कभी। ये भी अपने आप में ज्योतिष का एक बड़ा विचित्र जो है कंसेप्ट है। इसको कराऊंगा मैं स्टडी आप लोगों को। तो इसके अंदर होता क्या है कि 8th हाउस में प्लेनेट बैठे हैं सारे, लेकिन किस चीज को मिस कर रहे हैं? 8th हाउस में बैठे कौन से साइन में है प्लेनेट? वृषभ लगन में, सैजिटेरियस साइन में। दूसरा साइन कौन सा है? पाइसेस है। कौन से घर में आ रहा है? 11th हाउस में आ रहा है। 11th हाउस खाली पड़ा है, कोई ग्रह नहीं बैठा। क्या होगा? जाहिर सी बात है, जिस चीज में हाथ डालेगा उसी में फायदा मिलेगा। यही हो रहा है। एक वृश्चिक लगन का व्यक्ति आता है और वृश्चिक लगन के व्यक्ति की कुंडली में 4 प्लेनेट, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये 7th हाउस में बैठे हैं, टॉरस साइन में। और ये आदमी किस चीज को लेकर परेशान है जानते हैं? तो यार मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, एक प्लेनेट मेरा 12th में नहीं बैठा, एक प्लेनेट 12th को देख नहीं रहा, और आज तक मैं अपने खर्चों को नहीं रोक पाया। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरा पैसा आता कहां से और चला कहां जाता है। अब जानते हैं क्यों? इसका रीजन समझ में आ रहा है? इसका रीजन क्या है? 12th हाउस, 12th हाउस, वहां पर कौन सा साइन आ गया? लिब्रा, खाली है। टॉरस में कितने प्लैनेट बैठे हैं? 4 प्लैनेट बैठे। कहां से कनेक्ट हो गए? 12th से कनेक्ट हो गए। एक आदमी जहां हाथ डाल रहा था वहां फायदा हो रहा था, एक आदमी जहां हाथ डाल रहा है वहां एक्सपेंडिचर हो रहा है। हमें तो ये भी पता है कि एक्सपेंडिचर को बदलना कैसे, लेकिन फिलहाल उसको बदलने से पहले पहले ये तो समझ लें कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ज्योतिष में आवश्यक ये नहीं है क्या करना है, आवश्यक है क्यों करना है। क्यों? मैंने बोला ना हमेशा कि नॉलेज बता देगी कौन सा उपाय करना है, स्किल बता देगी कब करना है और कैसे करना है, सिर्फ विजडम बता पाएगा करना भी है या नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? और ये जो तीसरा पार्ट है ना, इसको सीखने में बहुत समय लग जाता है। बाकी 2 तो मेरी वीडियो देखते रहोगे आ जाएगा, 20-30 वीडियो निकाल लो यूट्यूब से और कहीं से निकाल लो, उनको अच्छे से सुन लो, तो ये 2 पार्ट तो आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, नॉलेज और स्किल। तीसरा पार्ट समय मांगे। मैं कौन सी पद्धति फॉलो करता हूं? हाँ, ये शायद राज है और राज ही रहेगा कि कौन सी पद्धति फॉलो करता हूं।
क्योंकि देखता किसी से हूं, बात किसी और पद्धति से की, समझाया किसी पद्धति से, और फाइनली उपाय दे दिया किसी और पद्धति से। समझ रहे हैं? तो इतना सब कुछ है। लेकिन हाँ, मेरे अपने कुछ टूल्स हैं, मेरे अपने कुछ टूल्स हैं जो मैंने सेट किया हुआ है कि अगर मेरे पास कोई कुंडली आती है तो मैं ये पर्टिकुलर चीज देखूंगा ही देखूंगा, उसको मैं नहीं छोड़ने वाला, वो मेरा फिक्स्ड है। मैं किसी भी पद्धति का उपयोग करूं, बट वो 3-4 चीजें मेरा फोकस रहती है। ऐसी ही 3 या 4 चीजें ना आपको अपना फोकस भी बनानी पड़ेंगी। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि प्रिडिक्शन कैसे करनी है ना, वो बताइए, प्रिडिक्शन कैसे करनी है वो बताइए। तो जब हमने भी गुरुजी से एक क्वेश्चन किया कि प्रिडिक्शन कैसे करनी, तो बड़ा सरल सा उत्तर ये मिला कि आपको अपना प्रिडिक्टिव स्टाइल खुद डेवलप करना पड़ेगा। आपको प्रिडिक्शन कोई नहीं सिखा सकता। आपको सूत्र दिए जा सकते हैं, आपको लॉजिक समझाया जा सकता है, लेकिन जो प्रिडिक्टिव स्टाइल होगा ना, वो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। और वो आएगा अभ्यास से, वो आएगा तपस्या से, वो आएगा कुंडलियां देखने से, जितनी कुंडलियां देखो। और जब वो आ गया तो 1000 लोग सामने बैठे होंगे या 10,000 लोग बैठे होंगे, बिल्कुल ठोक बजा के बोल देना, लगाओ यार कुंडली सामने लगाओ। ये क्या किसी की बनी बनाई कुंडली लगाए, लगाओ ना, बोलते हैं सामने। तो वो आदमी ना जो, और जब उस कन्विक्शन के साथ बोलोगे ना, तो सामने वाला चाह कर भी ना, सबके सामने ना भी करने वाला होगा, लास्ट में हाँ अपने आप निकाली जाए, हाँ ठीक है सर, ठीक है, यही है, यही है। मना करना चाहेगा कि वो नहीं चाहेगा ना सबके सामने सारी चीजें आ जाए, लेकिन फिर भी उसको हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा आपको देख के कि हाँ ये जो बात बोल रहा है किस एंगल पे बोल रहा है। कहीं ये अभी के अभी कोई ऐसी बात ना सामने लाकर खड़ी कर दे कि फिर मेरे को खुद उठ जाना पड़े, यार यार ये कहां से बोल दिया। समझ रहे हैं? वो चीज भी आती है, 100% आती है। ठीक। तो मेरा काम सबसे पहले आप सब लोगों को ये बताना है कि पहले तो मैं आपको एक अप्रोच दूं, जिस अप्रोच से आप किसी चार्ट को रीड कर पाए। और जब वो अप्रोच आपके पास आ गई, तो उसके बाद आपके पास एक ऐसी अप्रोच हो कि आप एक स्टेप ले पाए। क्योंकि हर स्टेप लेने से पहले ना पूछना पड़ता है, अरे यार सर कंसल्टेशन कब दे रहे हो, ये बता दो, कब तक कंसल्टेशन लोगे, कभी तो एंड होगा ये सब चीजों। वो स्टेप खुद लेना पड़ेगा। वो कैसे लोगे, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जय श्री राम।